तो हम लोग ये बिट्यूमेन तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग कल आसफाल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं आपको आसफाल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताया था कि ये एक सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ये भी आपका पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन के समय बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बिट्यूमेन, इसमें बिट्यूमेन रहता है, बिट्यूमेन के साथ इसमें कुछ इनर्ट मटेरियल्स रहते हैं, जैसा आपका सिलिका, एल्यूमिनिया, लाइम, ऐसा कुछ मिला रहता है। मतलब ये कंप्लीट बिट्यूमेन नहीं है, ठीक है। ये आसपास जो होता है ये भी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा था पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के समय मिलता है। जैसा आपका बिट्यूमेन मिलता है पेट्रोलियम डिस्टिलेशन करते समय, पेट्रोलियम ये सब निकालने के बाद जो बच जाता है वही वो आपका बिट्यूमेन होता है। तो ये आसपाल्ट भी वही एक रेसिड्यू है, बचा हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आसपाल्ट आपका बचा हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिट्यूमेन मिला रहता है और बिट्यूमेन के साथ साथ इसमें कुछ इनर्ट मिनरल्स रहते हैं। इनर्ट मिनरल्स मतलब जैसा आपका सिलिका हो गया या एल्यूमिनिया हो गया या आपका लाइम हो गया, तो ये सब उसमें मिला रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसपाल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। जैसा आपको बताया था, बिट्यूमेन जो होता है वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका जो आसपाल्ट होता है वो पार्शियली डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कल आसपाल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। तो आसपाल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको उसका रंग क्या होता है, तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर में रहता है, ठीक है। उसके बाद वो कैसे रहता है, वो सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, और वो सेमी सॉलिड मतलब जेली मटेरियल, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, थोड़ा मॉडरेटली इलास्टिक होता है, इतना भी इलास्टिक नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत वो इलास्टिक होता है। उसके बाद वो पार्शियली सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। उसके बाद वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा और ये एसिड के रेजिस्टेंस है, मतलब एसिड से ये खराब नहीं होगा। उसके बाद ये हम इसको हीट करने के बाद भी ये हमको काम में आएगा, क्योंकि जहाँ हमको गर्म में काम करना है, अगर हमको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो गर्मी में भी हम उसके साथ काम कर सके, तो वो हमारा एक आसपास मटेरियल ऐसा ही एक मटेरियल है जो हम लोग गर्मी में भी ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे भी हम लोग आसपाल्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका भी बाइंडिंग पावर हाई है, ज़्यादा, जैसा आपका बिट्यूमेन का बाइंडिंग पावर हाई था तो वैसे ही आपका आसपाल्ट का भी बाइंडिंग पावर हाई है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें ना तो हीट फ्लो करेगा, ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और ना तो साउंड फ्लो करेगा। तो इसलिए देखिए इसमें हीट नहीं फ्लो करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हार्ड और ब्रिटिल रहता है, ये कभी भी नेवर सॉलिड, हार्ड और ब्रिटिल होता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर था ना? यस सर। तो उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, बिट्यूमेन का क्या क्या यूजेस होंगे वो हम लोगों को देखना था। सॉरी, बार बार बिट्यूमेन बोल रहा हूँ, ये आपका आसपाल्ट है, ठीक है। तो आसपाल्ट का क्या क्या यूजेस होंगे, ठीक है। जैसा आपका बिट्यूमेन हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स या हाईवेज या रोड्स में यूज़ करते हैं, वैसे आपका आसपाल्ट को भी आप लोग हाईवेज या रोड्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आसपाल्ट को हम लोग स्विमिंग पूल्स और वाटर टैंक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग स्विमिंग पूल्स के बाउंड्रीज या नीचे फ्लोरिंग बना सकते हैं, या हम लोग वाटर टैंक्स को बना सकते हैं आसपास से, ठीक है। और जिसको हम लोग बिल्डिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमको वाटर प्रूफ छत चाहिए, छत पे क्या होना चाहिए, पानी छत अब्जॉर्व नहीं करना चाहिए। तो अगर हमको वाटर प्रूफ बनाना है तो आपको छत, रूफ मतलब छत, तो छत के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसपाल्ट का कोटिंग कर सकते हैं, ताकि छत पे पानी अब्जॉर्व ना हो, ठीक है। और इसको हम लोग एडिशनली क्या कर सकते हैं, पेंट्स बनाने में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर्स वही है, कंस्ट्रक्शन में पेवमेंट्स बनाने के लिए या स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए या वाटर टैंक बनाने के लिए, जो घर पे ऊपर वाटर टैंक रहते हैं, या हमको वाटर प्रूफ छत चाहिए तो छत के ऊपर आसपाल्ट का कोटिंग कर सकते हैं छत के ऊपर, या हम लोग पेंट को बनाने में भी आसपाल्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आसपाल्ट का यूजेस थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हमको आसपाल्ट का टाइप्स देखना था, ठीक है। तो आपको यूजर्स तक क्लियर है ना? तो हम लोग अब हम लोग को क्या देखना है, एस्फाल्ट का टाइप्स देखना है, ठीक है। तो एस्फाल्ट का क्या क्या टाइप्स होंगे, तो हमारा एक टाइप होता है नेचुरल एस्फाल्ट, मतलब वो हमको नेचुरली मिलेगा, और दूसरा होता है हमारा रेसिडुअल एस्फाल्ट, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों को हमको देखना है कि नेचुरल एस्फाल्ट क्या होता है
और रेसिडुअल एस्फाल्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नेचुरल एस्फाल्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमको नेचुरली मिलेगा, ठीक है, नेचर में। ठीक है, तो इसको हम लोग कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली नेचर से। ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरली मिलेगा तो इसको इजीली कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हमको कुछ प्यूरिफिकेशन चाहिए तो हम लोग प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और वो प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको मेल्ट करके या इसको बॉईल करके हम लोग क्या करेंगे, एस्फाल्ट को प्यूरिफिकेशन करेंगे। जैसा पानी आपको नेचुरली मिलेगा, तो पानी में अगर कुछ आपको लग रहा है ये पानी साफ़ नहीं है तो पानी को बॉईल करेंगे। तो वैसे ही अगर एस्फाल्ट आपको नेचुरली मिलेगा तो उसको नेचुरल एस्फाल्ट बोलते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एस्फाल्ट हमारा प्योर नहीं है तो उसको थोड़ा बॉईल करोगे तो उसमें इम्प्यूरिटीज सब चले जाएंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लेसेस जहाँ मिलते हैं, जैसा लेक्स में मिलता है, जैसा कुछ लेक्स होते हैं, तो जैसा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लेक्स में आपको क्या मिलेगा, एस्फाल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक एस्फाल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये लेक में मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेक एस्फाल्ट में 70% आपका विटामिन रहेगा और थोड़ा बहुत आपका पानी रहेगा और कुछ फालतू इम्प्यूरिटीज रहेंगे उसमें। ठीक है, तो देखिए आपका एस्फाल्ट अगर नेचुरली मिलेगा वो नेचुरल एस्फाल्ट होता है। जैसा कि आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में जो भी तालाब रहते हैं, लेक्स, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में क्या होते हैं, लेक्स में हम लोगों को क्या मिलता है, एस्फाल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लेक एस्फाल्ट बोल सकते हैं। और जो हमको लेक में एस्फाल्ट, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, एस्फाल्ट जो होता है वो आपका विटामिन के साथ पानी और कुछ और मिले रहते हैं ना। तो जो लेक में मिल रहा है एस्फाल्ट है तो उसमें क्या होगा कि विटामिन 70% रहेगा, बाकी जो 30% है उसमें पानी रहेगा थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम इजीली प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये जो लेक एस्फाल्ट है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि लेक एस्फाल्ट में क्या होगा, ये हमें इसमें हम लोगों को 70% विटामिन रहेगा, थोड़ा बहुत पानी रहेगा और कुछ इम्प्यूरिटीज रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हमको ये इम्प्यूरिटीज हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ हीट करिए या बॉईल करिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज सब हट जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे हट जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका नेचुरल एस्फाल्ट जो साउथ अफ्रीका में मिलता है तो उसमें पानी है ना, 70% विटामिन के बाद इसमें कुछ पानी है, इम्प्यूरिटीज है। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, पानी जितने भी पानी वाले चीज़ें वो सब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें बाहर जाने के बाद अब क्या बचा, उसमें इम्प्यूरिटीज बचा, वो इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे विटामिन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर आ जाएंगे जो भी इम्प्यूरिटीज है, उसके बाद आपका विटामिन नीचे बच जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम लोग रिफाइन करने वाला या एस्फाल्ट को हम लोग पेवमेंट्स में, रोड के जो साइड पेवमेंट्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेचुरल विटामिन के बारे में है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ आपको, मतलब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए नेचुरल एस्फाल्ट मतलब वो हमको नेचुरली मिलेगा, तो नेचुरली जब मिलेगा उसको नेचुरली मिल रहा है तो उसको कलेक्ट करो और इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आपको जब कलेक्ट करते समय आपको लगा कि इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ है तो आप इसको मेल्ट कर सकते हैं या बॉईल कर सकते हैं, तब उसका इम्प्यूरिटीज निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको एक एग्जांपल क्या बता रहा था, साउथ अफ्रीका में जितने भी लेक्स है तो उन लेक्स में हम लोगों को विटामिन मिलेगा। ठीक है, एस्फाल्ट मिलेगा, तो उस एस्फाल्ट को लेक में मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको वो लोग लेक एस्फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साउथ अफ्रीका के लेक्स में मिलता है इसमें क्या होता है, 70% विटामिन रहता है और बाकी 30% में पानी और इम्प्यूरिटीज रहता है। ठीक है, अब हमको ये इम्प्यूरिटीज हटाना है तो ये जो लेक एस्फाल्ट है इसमें अगर इम्प्यूरिटी को हटाना है तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा बॉईल करो, तो बॉईल करते ही जैसे हम किसी को बॉईल करेंगे तो उसमें जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो जैसे ही इसमें पानी निकल जाएगा तो उसके बाद जो बचा इम्प्यूरिटी है वो ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर वाला कलेक्ट करके निकाल दो, उसके बाद आपका बिटुमिनस मटेरियल बच जाएगा, उसको आप लोग आराम से यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेचुरल विटामिन के बारे में है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो एक और नेचुरल विटामिन देखेंगे। नेचुरल विटामिन में एक आपका लेक एस्फाल्ट है जो साउथ अफ्रीका के लेक्स में मिलता है, और दूसरा नेचुरल एस्फाल्ट बोल रहा हूँ ना, सॉरी, विटामिन है नेचुरल एस्फाल्ट। तो पहला वाला नेचुरल एस्फाल्ट जो होता है उसको हम लोग लेक एस्फाल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली मिल रहा है और वो कहाँ मिल रहा है, साउथ अफ्रीका के लेक्स में मिल रहा है, तो इसलिए इसको लेक एस्फाल्ट बोल रहे थे। ठीक है, तो एक और नेचुरल एस्फाल्ट क्या होगा, देखिए एक और नेचुरल एस्फाल्ट को क्या बोलते हैं वो लोग, रॉक एस्फाल्ट बोलते हैं।
ठीक है। रॉक एस्फाल्ट बोल रहे हैं मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको, रॉक्स में मिलेगा, पत्थरों में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रॉकी मैटर, थोड़ा पत्थर का मैटर मिला रहेगा और बिटुमेन मिला रहेगा, ठीक है। तो ये जो बिटुमेन होता है ये 10 से 15 साल के पुराने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रॉक मेकिंग, रॉक्स बनाने में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉक बिटुमेन को हम लोग क्रश करके इसको हम लोग रोड के ऊपर स्प्रेड करके यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड करके उसके बाद इसको थोड़ा गर्म करो, उसके बाद इसको रोल करो और ये एक अच्छा सा रोड जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नेचुरल बिटुमेन है, दूसरा नेचुरल बिटुमेन है ये, ठीक है। मैं अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आपका एक और दूसरा नेचुरल एस्फाल्ट, सॉरी, आपका दूसरा नेचुरल एस्फाल्ट क्या है, आपका रॉक एस्फाल्ट है। तो इसको रॉक एस्फाल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमको कहाँ मिलेगा, रॉक्स में, पत्थरों में मिलेगा, ठीक है। तो ये रॉक्स में मिल रहा है तो इसमें क्या होगा, बिटुमेन रहेगा। एस्फाल्ट में तो बिटुमेन रहना ही रहना है, तो बिटुमेन के साथ साथ इसमें क्या होगा, कुछ रॉकी मैटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें बिटुमेन कितना पुराना होगा, 10 से 15% पुराना होगा, ठीक है, रॉक से कंपेयर किया तो। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोड्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ये जो रॉक एस्फाल्ट है, ठीक है। तो ये रोड्स बनाने में कैसे यूज़ होंगे, कुछ नहीं, आपको जब रॉक एस्फाल्ट मिलेगा तो ये आपको इसमें रॉकी कंटेंट रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, किसी क्रशिंग मशीन में डाल के इसको अच्छे से टुकड़े कर दीजिए। टुकड़े करने के बाद इसको जहाँ रोड डालना है वहाँ पे फैला दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा गर्म करिए हीटर से। तो ये क्या हो जाएगा, गर्म करिए, गर्म करने के बाद इसके ऊपर एक रोड रोलर से इसको रोल करवाइए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रॉक एस्फाल्ट है। तो नेचुरल एस्फाल्ट हम लोग को दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका क्या है, लेक एस्फाल्ट है, जो साउथ अफ्रीका के लेक्स में मिलता है, उसमें पानी मिला रहता है और इम्प्यूरिटीज मिला रहते हैं। तो उसमें पानी हटाने के लिए गर्म करो, पानी हट जाएगा, और जब पानी हट जाएगा तो पानी जो आपका इम्प्यूरिटीज है ऊपर आ जाएंगे, उसको हटा लो, उसके बाद इस्तेमाल कर लो। और दूसरा आपका क्या है, रॉक एस्फाल्ट है, ये आपको रॉक्स में मिलेगा और ये इसमें रॉकी मैटर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रोड्स में यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैसे, इसको अच्छे से टुकड़े करो, उसके बाद रोड के ऊपर डाल दो, क्रश मतलब अच्छे से पेस्ट पाउडर जैसा कर दो मशीन में डाल के, उसके बाद इसको रोड के ऊपर डालो, थोड़ा गर्म करो, उसके बाद एक रोड रोलर से इसको रोल करो, तो खत्म, आपका रोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल एस्फाल्ट में दो है, ठीक है। पहला आपका लेक एस्फाल्ट है और दूसरा आपका रॉकी एस्फाल्ट है, ठीक है, रॉक एस्फाल्ट। तो हम लोग आगे जाएंगे, नेचुरल एस्फाल्ट हो गया, तो आगे हमारा क्या है, रेसिडुअल एस्फाल्ट, ठीक है। तो रेसिडुअल एस्फाल्ट क्या होता है, ठीक है। तो यही एस्फाल्ट है जो आपका मैं पहले बताया था, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन करते समय जो बच जाता है, बचा हुआ प्रोडक्ट्स को रेसिडुअल बोलते हैं। तो बच जाता है, अगर वो बच गया वाले में एस्फाल्ट है तो उसको रेसिडुअल एस्फाल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल एस्फाल्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। रेसिडुअल एस्फाल्ट मतलब ये जब हम लोग पेट्रोलियम का, ठीक है, जब हम लोग पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय कुछ प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। तो बच जाने वाला प्रोडक्ट्स को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेसिडुअल्स में अगर आपका एस्फाल्ट है तो उस एस्फाल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एस्फाल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली आर्टिफिशियल एस्फाल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम को निकालते समय बचा रहा है, तो कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस से करने के बाद ये बच रहा है। लेकिन पहले जो दो बताया था नेचुरल एस्फाल्ट, उसमें जो आपका लेक एस्फाल्ट है वो लेक में मिल रहा है, जो रॉक एस्फाल्ट है वो रॉक में मिल रहा है। लेकिन ये जो रेसिडुअल एस्फाल्ट है ये हमको सीधा नहीं मिल रहा नेचुरली, पेट्रोलियम को प्रोसेस करते समय ये बच जा रहा है, उसमें बचा हुआ प्रोडक्ट्स में हमको मिल रहा है एस्फाल्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या होता है, रेसिडुअल एस्फाल्ट में हमारा दो टाइप होते हैं, और वो दो टाइप किसके ऊपर डिपेंड होता है, मोड ऑफ अकरेंस, मतलब ये हमको कब मिल रहा है पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के समय, कौन सा स्टेज पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनको हमारा दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें हम लोगों को क्या होता है, इसमें कुछ बहुत सारे टाइप्स ऐसे हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखिए टाइप्स देखिए आप लोग, पहला टाइप आपका क्या है, एस्फेलेटिक एमल्सन, एस्फेलेटिक सीमेंट, मैस्टिक एस्फेलेटिक, कटबैक एस्फाल्ट और बिटुमिनस पेंट, ठीक है। ये 5 तरह के आपके क्या होते हैं, एस्फाल्ट होते हैं। ये आपके किस में आते हैं, रेसिडुअल एस्फाल्ट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपका रेसिडुअल एस्फाल्ट में
ये डिफरेंट टाइप्स में क्यों बताया हूँ, देखिए ये जितने भी टाइप्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन सारे टाइप्स में हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, इसमें हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, आस्फाल्ट होगा। और इस आस्फाल्ट को रॉ मटेरियल जैसा यूज करके हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स है, इनको हम लोग यूज करेंगे। तो ये जितने भी 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिया हूँ, ये 5 प्रोडक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, एस्फाल्ट से मिलेंगे, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल हमारा एस्फाल्ट रहेगा, ठीक है। तो यही तक है, ठीक है। उसको आपको ये 5 प्रोडक्ट्स जानने की ज़रूरत नहीं है। बिटुमिनस पेंट वो पेंट होता है, ये सब आपको इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आसपास और बिटुमिन ओके है ना आपके लिए, आगे जाए हम लोग। यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। अरे विटामिन और आसपाल्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो विटामिन जो होता है वो सिर्फ विटामिन ही होता है, लेकिन जो आसपाल्ट होता है वो जब हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो विटामिन के साथ अगर कुछ और मटेरियल मिल के बना हुआ है तो उसको एस्पाल्ट बोलते हैं। तो विटामिन सिर्फ विटामिन होता है, एस्पाल्ट विटामिन प्लस सम। जैसा कि आपका कॉपर होता है, कॉपर के साथ अगर आप जिंक मिलाएंगे तो आपका ब्रास बनता है ना, तो वैसे ही विटामिन होता है, विटामिन के साथ कुछ और मिला होगा तो उसका एस्पाल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, जैसा कॉपर और ब्रास का डिफरेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मटेरियल देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का मटेरियल्स है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग भी ब्रिक, स्टोन, सैंड, मोटार, सीमेंट मोटार जो भी देखते आ रहे हैं सब सिविल का मटेरियल्स है। आसपास विटामिन भी सिविल का मटेरियल है, और ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है ये भी आपका क्या है, सिविल का ही मटेरियल है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ, एक मिनट। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं। तो रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, ये एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल्स है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल, मेटालिक मटेरियल्स नहीं होते, और ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ठीक है। और ये ऐसा मटेरियल्स है जो हाई टेम्परेचर को आराम से विस्टैंड कर लेंगे, और हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें कुछ इसका फिजिकली इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, और केमिकली भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या होते हैं, ये एक नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, और इन हाई टेम्परेचर के पास इनके फिजिकली या केमिकली इनमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपका मोल्टन मेटल, कोई मेटल है, गर्म मेटल है, उसके साथ अगर लगा हुआ है तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। गर्म गैस जा रहा है इसमें से तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 डिग्री फ़ारेनहीट या 53 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर में भी हम इनको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीज क्या होता है मैं आपको इस स्लाइड में बताया था, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, वो एक नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, और अगर ये हाई टेम्परेचर पे रखेंगे भी तो ना तो इनके फिजिकली इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, ना केमिकली कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और इनको हम लोग कोई भी मोल्टन स्लैग है, हमारे पास गरम मेटल है, जब मेटल को हम लोग तभी बॉयल किया और वो मेल्ट हो गया, तो मेल्टेड मेटल इसको में डालेंगे तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या गरम गैस है, अगर वो गैस आके इसको लगेगा तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये हमारे हाई टेम्परेचर को झेलने वाले मटेरियल्स होते हैं, और ये कितना टेम्परेचर, 500 डिग्री के ऊपर वाले टेम्परेचर में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो हम इनका क्लासिफिकेशन 2 फैक्टर्स के डिपेंड करके हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन आपका क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन। मतलब ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है इनमें क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं, तो इनके हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। या इनका केमिकल बिहेवियर क्या है, या ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको केमिकली डिपेंड करके भी इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। या मैन्युफैक्चर मेथड, इनको हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर किए, तो उस मेथड पे डिपेंड करके भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिजिकल फॉर्म, जैसा इनका ये कुछ शेप में है या कुछ शेप में नहीं है, तो वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होके हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड होके,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होके या इनका फिजिकल फॉर्म, मतलब ये कैसे है, किस शेप में है, तो उनके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो हम इनका क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्लैग क्या होता है। स्लैग क्या होता है, किसी को पता है या बताऊं? सर ओर की इम्प्योरिटी होती है स्लैग। वो की हिंदी झाग इम्प्योरिटी बोलते हैं सर। जो आपका वोर होता है तो उसका इम्प्यूरिटी जो होता है उसी को सर स्लैग बता बोलते दीजिए। हैं। आपका दोस्त बता रहा है, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है, आपका दोस्त बता रहा है, वोर का जो इम्प्यूरिटी होता है, जैसे वोर का लेवल में ही होता है स्लैग, ठीक है। वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, आपके पास कोई वोर है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई वोर है, तो इस वोर से हम लोग मेटल निकाल रहे, कोई भी मेटल। मान लो ये स्टील का वोर है, ठीक है। तो इससे मैं क्या, आयरन का वोर है, सॉरी, ये आपका आयरन का वोर है, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई आयरन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आयरन निकालते हैं तो इसमें कुछ वेस्ट रहता है, ठीक है। वो स्टोनी वेस्ट भी हो सकता है, तो इसमें कुछ वेस्ट रहता है, ठीक है। तो उस वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, ठीक है। वो जो वेस्ट आता है निकालते समय, सेपरेट करते समय, जो वेस्ट सेपरेट होकर आता है उसी वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो दोस्त ने बताया था वो सही बताया था, ठीक है। तो क्लियर है ना, स्लैग मतलब देखो, अब यहाँ पे स्लैग स्लैग क्यों बोल रहे बार बार, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं ये हम हाई टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। तो जब आयरन वो से जब हम आयरन निकालते हैं तो उस समय हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो उस समय हमको हाई टेम्परेचर के पास हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो हाई टेम्परेचर को झेल सके। तो मान लो उसका वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया आयरन ओर से, तो उनको निकालने के लिए हमको कुछ मटेरियल चाहिए। तो वो निकालने वाला मटेरियल अगर हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनाएंगे तो वो से निकला है तभी तभी, तो उनका भी स्लैग जो वेस्ट होता है, वो से निकलते समय जो वेस्ट आता है उनका भी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनको अब हम कोई ऐसा मटेरियल जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बना है उनसे हम उसको अगर सेपरेट करेंगे तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है तो उस स्लैग को झेल लेता है आराम से, ठीक है। तो स्लैग वो वही होता है कि आपका जब वो निकालते हैं तो उस वो निकालते समय उसमें कुछ स्टोनी वेस्ट आता है, क्योंकि वो आपका नीचे से आता है, अर्थ के नीचे से, तो उसमें कुछ स्टोनी वेस्ट रहता है, तो वो पत्थर वाला जो वेस्ट होता है उसी को हम लोग स्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर है ना आपको स्लैग क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग देखेंगे, आपको बताया था हम लोग 3 डिफरेंट फैक्टर्स के डिपेंड करके हम लोग अपना रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला किस पे डिपेंड करके, केमिकल कंपोजिशन, इनमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग वो को कैसे रिफ्रैक्टरीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एसिड रिफ्रैक्टरीज, ठीक है। एसिड रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, विच आर अटैकेड बाय अल्काइल्स, मतलब एसिड से वो अटैक होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपका स्लैग के पास या एटमॉस्फेयर एंड, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, एसिड रिफ्रैक्टरीज काम आते हैं। जैसे आपका सिलिका हो गया, जिरकोनिया हो गया, ये क्या है, ये एसिड रिफ्रैक्टरीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसिड से अटैक होते हैं, जब इनको बनाते हैं तभी इनको क्या किया जाता है, एसिड से अटैक किया जाता है। तो ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्लैग, या जहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एसिड ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम एसिड रिफ्रैक्टरीज यूज़ करेंगे। तो ये रिफ्रैक्टरीज एसिड से रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनको जब बनाते समय इनको हम लोग एसिड से अटैक करवाते हैं, तो ये वहाँ पे अच्छे से काम करेंगे। जैसे आपका सिलिका हो गया, जिरकोनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक रिफ्रैक्टरीज है। तो बेसिक रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे आल्काइल्स मतलब बेसिक स्लैग होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, एसिड स्लैग्स, तो एसिड का जो वेस्ट होते हैं तो उनसे हम क्या करेंगे, इनको अटैक करवाएंगे, ठीक है। सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए एसिड रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, तो एसिड रिफ्रैक्टरीज ऐसा रिफ्रैक्टरीज होते हैं जो अल्कालीज मतलब बेस स्लैग्स, जो हमारा एसिड में बेसिक एसिड और बेसिस होते हैं, तो ये हमारा बेसिस से अटैक होते हैं, लेकिन एसिड से ये अटैक नहीं होते, ठीक है। तो इन लोगों को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर जहाँ पे एसिड ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एसिड रिफ्रैक्टरीज है ये बेस से अटैक हो पाएंगे, मतलब बेस अगर इनको बेस
कोई बेसिक मटेरियल आके टच होगा तब ये खराब अटैक हो जाएंगे, लेकिन एसिड से ये नहीं अटैक होने वाले। तो इनको हम लोग एसिड रिफ्रैक्ट्रीज बोलते हैं, जैसे आपका सिलिका हो गया, जिरकोनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज क्या होते हैं, आपका बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज एसिड से अटैक होते हैं, मतलब ये बेसिक से अटैक नहीं होते, ठीक है। तो इनको हम लोग बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका डोलोमाइट हो गया, जो CaO CaO MgO जो होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, बेसिक रिफ्रैक्ट्रीज होते हैं, क्योंकि ये अगर हम इनको एसिड वाले एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो एसिड से ये खराब हो जाएंगे, लेकिन ये बेस से खराब नहीं होंगे। मतलब रिफ्रैक्ट्री है मेरे पास, अगर ये रिफ्रैक्ट्री एसिड वाले टेम्परेचर में रख रहा हूँ तो ये खराब हो रहा है, मतलब ये बेसिक रिफ्रैक्ट्री है। अगर मेरे पास एक रिफ्रैक्ट्री है, इसको मैं एसिड वाला एटमॉस्फेयर में रखा हूँ, लेकिन ये अटैक नहीं हो रहा है एसिड से, मतलब ये मेरा एसिड रिफ्रैक्ट्री है। मतलब रिफ्रैक्टर अगर एसिड से अटैक होगा तो वो बेसिक रिफ्रैक्ट्री होगा, अगर रिफ्रैक्टर का बेसिक से अटैक हो जाए तो वो एसिड रिफ्रैक्ट्री होगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्रीज होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्रीज जो होते हैं ये स्टेबल रहते हैं, ना तो ये एसिड से अटैक होंगे ना तो ये बेसिस से अटैक होंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग कोई भी एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं। एसिड एटमॉस्फेयर में यूज करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसिड से अटैक नहीं होंगे। बेसिक वाला एटमॉस्फेयर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक में भी ये खराब नहीं होंगे। जैसा आपका कार्बन ग्रेफाइट हो गया, या क्रोमाइट्स हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सब क्या है, आपका न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्रीज है। तो इनमें अगर आप ग्रेफाइट देखेंगे, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मेटलर्जिकल फर्नेसेस में, ठीक है। जहाँ पे हम लोग मेटल फर्नेसेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्रीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्रीज क्या होते हैं, ये ऐसा रिफ्रैक्ट्रीज होते हैं जो एसिड बेसिस किसी से भी ये न्यूट्रल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो ये खराब अटैक नहीं होंगे। तो इनको हम लोग एसिडिक एटमॉस्फेयर या बेसिक एटमॉस्फेयर किसी में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका कार्बन ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, ये सब है। इनमें जो कार्बन ग्रेफाइट होता है ये बहुत कम रिएक्ट होता है, तो इसको हम लोग मेटलर्जिकल फर्नेसेस, मतलब जहाँ पे हम लोग मेटल्स को गर्म करते हैं, मेटल्स को हीट करते हैं, तो वैसा फर्नेसेस में हम लोग न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री है। और ये तीनों आपका क्या है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। अगर मेरे पास रिफ्रैक्ट्री है, अगर वो बेसिस से अटैक हो रहा है तो वो एसिड रिफ्रैक्ट्री है। अगर मेरे पास रिफ्रैक्ट्री है और वो एसिड से अटैक हो रहा है तो वो बेसिक रिफ्रैक्ट्री है। और अगर मेरे पास ऐसा रिफ्रैक्ट्री हो जो किसी से भी अटैक नहीं हो रहा तो वो मेरा न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री होगा, ठीक है। और तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन आप इसको क्लासीफाई कर रहे हो रिफ्रैक्ट्रीज को। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो हम लोग अब देखेंगे फिजिकल फॉर्म, मतलब ये हमको इनका फिजिकली कैसे रहते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करके हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिफ्रैक्ट्री जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, शेप रिफ्रैक्ट्री होगा। तो शेप रिफ्रैक्ट्री क्या होते हैं, ये ऐसा एक रिफ्रैक्ट्री होते हैं जिनका एक फिक्स्ड शेप रहता है, ठीक है। जब हम इनको किसी यूज़र को दे रहे हैं या कोई यूज़ करना चाहते हैं उसको हम जब इसको देंगे तो ये जो रिफ्रैक्ट्रीज होते हैं इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप रहता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ईंटे रहते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि आप अगर ईंटे को देखेंगे तो आपका ईंटे क्या होंगे, उनका एक फिक्स शेप रहता है ना। तो जैसे कि आपका स्टैंडर्ड शेप रहेगा या स्पेशल शेप्स रहेंगे ईंटे का। नॉर्मली स्टैंडर्ड शेप मतलब आपका ईंटा इस शेप में रहेगा, या हम लोग इसका कुछ स्पेशल शेप भी रहता है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि क्लिन्स या फर्नेसेस के लिए हमारा स्टैंडर्ड शेप यूज़ किया जाएगा, और स्पेशल शेप्स कहाँ यूज़ करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फर्नेसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल शेप्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए शेप रिफ्रैक्ट्रीज मतलब क्या होते हैं, ये जो रिफ्रैक्ट्रीज होते हैं इनका फिक्स्ड शेप रहता है, ठीक है। जैसा आपका ब्रिक हो गया, तो अगर आप ब्रिक का देखेंगे, ब्रिक का एक स्टैंडर्ड शेप होता है, क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाएंगे वो लोग इसको इसी रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे। और इनको क्या होगा, जितने भी फर्नेसेस है, तो जितने भी फर्नेसेस ईंटे के बने हैं तो उन सारे फर्नेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड शेप वाले यूज़ कर सकते हैं। और कुछ आते हैं स्पेशल शेप के, जैसा ये शेप या कुछ भी स्पेशल शेप होता है। अगर स्पेशल शेप होते हैं तो उनको हम लोग स्पेशल शेप रिफ्रैक्ट्रीज होते हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फर्नेस में जो यूज़ किया जाएगा उसको दूसरा फर्नेस में नहीं यूज़ कर सकते,
क्योंकि ये स्पेशल शेप होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टरीज अगर एक फर्नेस में आप यूज़ किया तो वही शेप आप दूसरा फर्नेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होते हैं, शेप रिफ्रैक्टरीज होते हैं। तो इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपका ब्रिक है, ठीक है। तो ब्रिक भी भाई एक रिफ्रैक्टरी होता है, क्योंकि ब्रिक भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर को झेल लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, अभी रिफ्रैक्ट शेप रिफ्रैक्टरीज में थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो एक यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। आज फिर से एक बार देखिए, हम रिफ्रैक्टरीज को बेस्ड अपन केमिकल कंपोजिशन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, बेसिक रिफ्रैक्टरीज और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज देखे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, शेप रिफ्रैक्टरीज बोला था, ठीक है। तो शेप रिफ्रैक्टरीज में मैं आपको क्या बता रहा था कि शेप रिफ्रैक्टरीज जो होते हैं इनका एक फिक्स्ड शेप रहता है, एक फिक्स्ड शेप रहता है, तो उसको स्टैंडर्ड शेप रहता है या एक स्पेशल शेप रहता है। लेकिन इनका कुछ शेप रहता है, ठीक है। जब हम इनको कोई यूज़र को देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शेप में देते हैं उनको, तो इनको हम क्या बोलते हैं, शेप रिफ्रैक्टरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, ब्रिक, क्योंकि आपका पता है आपका जो ब्रिक होगा वो आपका एक स्टैंडर्ड शेप में रहेगा, ठीक है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो इस ब्रिक को इसी स्टैंडर्ड शेप में बनाएंगे, और ये जितने भी फर्नेसेस है, मान लो मैं किसी जलाने वाला फर्नेस से बना रहा हूँ, तो उनमें अगर मैं स्टैंडर्ड ब्रिक किया हूँ तो यही ब्रिक मैं ले जाके एक और फर्नेस में यूज़ कर सकता हूँ जिसका स्टैंडर्ड शेप हो, क्योंकि स्टैंडर्ड शेप से जो बना है सब जगह वही होता है, ठीक है। तो एक और क्या होता है, स्पेशल शेप। स्पेशल शेप क्या होता है, कुछ स्पेशल फर्नेसेस में बनता है। तो अगर हमको इसको किसी और फर्नेस में यूज़ करना है तो शायद वो उस फर्नेस में यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्पेशल शेप है, ठीक है।